Hello students, I am once again with you. How are you? Now in this video I am going to tell you some more models so that you may come to understand the proper use of models and it may bring about some improvement in your knowledge of English language. Here I am going to teach you the use of would. So the first use of would is used as the past tense of will in the sentences of indirect speech. देखिए would का यूज जो है एक तो will के past tense की तरह होता है इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में। देखो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जैसे ये पार्ट इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होती है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस की हो तो इधर हमें टेंस चेंज करना पड़ता है, तो विल का पास्ट टेंस हमें वुड यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो इसी तरीके से एक तो हम वुड का यूज करते हैं एज ए पास्ट टेंस ऑफ विल, जैसे शैल का पास्ट टेंस शुड होता है। मैंने शुड के यूज में आपको लास्ट वीडियो में बताया, तो इस वीडियो में अभी वुड का आप देख रहे हैं वही यूज है। आई सेड ही विल डू इट बियॉन्ड एनी डाउट। इसको जब रिपोर्ट करेंगे तो आई सेड दैट ही वुड डू इट बियॉन्ड एनी डाउट। नेक्स्ट यूज देखिए वुड का क्या होता है। वुड इज यूज टू एड द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट टू अ सेंटेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है कि वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस को ऐड करता है सेंटेंस में। जैसे एक तो हम क्या करते हैं कि हम रिक्वेस्ट सीधे करते हैं, हम सीधे कहते हैं कि प्लीज गिव मी सम मनी। ओके, सीधे डायरेक्ट रिक्वेस्ट की। एक मैंने और पोलाइटनेस को ऐड करने की कोशिश की, तो मैंने कहा कि वुड यू प्लीज गिव मी सम मनी, वुड यू प्लीज गिव मी सम मनी। सो क्वेश्चन के फॉर्म में हम वुड के साथ प्लीज का यूज करते हैं या वुड के साथ में काइंडली का यूज करते हैं और क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। तो वो जो क्वेश्चन होता है दैट इज द क्वेश्चन फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। तो वो एक तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। तो जो हम इंपेरेटिव सेंटेंस के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, और वुड के थ्रू जो हम रिक्वेस्ट करते हैं वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो देखिए जरा, वुड यू प्लीज lend me your car for a day, would you please lend me your car for a day। ये एक पोलाइटली कहा जा रहा है उससे। हम सीधे कहते तो सीधे कहते ये कि प्लीज लैंड मी योर कार फॉर अ डे। वुड इज यूज्ड इन इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट कंडीशनल्स, जिनमें क्या होता है कि जो भी हम बात करते हैं वो प्रेजेंट के बारे में करते हैं, ना हमारा रिलेशन कोई फ्यूचर से होता है ना हमारा पास्ट से होता है। तो जैसे मैंने कहा कि इफ यू आर टायर्ड यू शुड टेक रेस्ट, तो कंडीशनल सेंटेंस है। लेकिन मैंने कहा इफ यू आर टायर्ड यानी अगर आप प्रेजेंट में टायर्ड हैं तो प्रेजेंट में ही आपको रेस्ट करना चाहिए। ओके, तो हम न पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना ही हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, हम तो प्रेजेंट के बारे में। तो जो प्रेजेंट कंडीशनल्स होते हैं उनमें टेंस के जो रूल्स हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वहां पर जो रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कोई भी टेंस और कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन फ्यूचर कंडीशनल्स के लिए और पास्ट कंडीशनल्स के लिए रूल्स हैं और उन्हें हमें फॉलो करना होता है। और पास्ट कंडीशनल सेंटेंस जितने भी होते हैं वो सब इमेजिनरी होते हैं, वो फैक्चुअल चीजों को कन्वे नहीं करते, वो इमेजिनरी थिंग्स को कन्वे करते हैं, उसमें इमेजिनेशन होती है। जैसे देखिए, इफ आई वर यू आई वुड नेवर से सो। अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं कहता, यानी मैं आपकी जगह था तो नहीं, और जब मैं था नहीं तो मैं तो ये इमेजिन कर रहा हूं कि अगर मैं होता, तो ये इमेजिनेशन है। तो ये तो इमेजिनेशन है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो आई वुड नेवर से सो, तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता। तो देखिए ये आपकी जो कंडीशनल पार्ट है, इस कंडीशनल पार्ट में क्या होता है, अगर बी वर्ब यूज करनी है तो उसे वर ही लिखना होगा। वैसे आपने देखा होगा आई के साथ वॉज यूज होता है, लेकिन ये इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं, तो इमेजिनरी सेंटेंसेस में चाहे ही हो यहाँ तब भी आपको वर यूज करना होगा, शी हो तब भी वर यूज करना होगा। और जो मेन क्लॉज है, ये जो मेन क्लॉज है, इस मेन क्लॉज में वुड का यूज होता है। अच्छा, वर ही प्रेजेंट हेयर, अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट हो, हम इसी को देखो एक ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये वर है, अगर हम वर को यहाँ सब्जेक्ट के पहले यूज कर लें तो हमें इफ लगाने की जरूरत नहीं होती। तो हमने एक दूसरी स्टाइल में ये सेंटेंस यहाँ आपको दिया हुआ है, वर ही प्रेजेंट हियर मींस इफ ही वर प्रेजेंट हियर। वर ही प्रेजेंट हियर मींस इफ ही वर प्रेजेंट हियर ही वुड सर्टेनली हेल्प मी, तो वो निश्चित ही मेरी हेल्प करता। यहाँ पर भी देखिए वुड के साथ में ये फर्स्ट फॉर्म आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कंडीशनल पार्ट में यहाँ कोई एक्शन नहीं थी और यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं थी, इसलिए यहाँ आई बी वर्ब, वर बन के आई। लेकिन अगर इस पार्ट में एक्शन होगी तो यहाँ आएगा पास्ट का परफेक्ट टेंस, यानी हेड के साथ थर्ड फॉर्म। और जब यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ परफेक्ट टेंस आएगा
तो वुड के साथ में भी परफेक्ट टेंस का इंफिनिटिव आएगा। यानी परफेक्ट टेंस का इंफिनिटिव क्या होता है? टू हैव थर्ड फॉर्म। टू हैव थर्ड फॉर्म, और वुड के बाद टू यूज होता नहीं है, बेयर इंफिनिटिव आता है, तो इसलिए हम टू तो यूज नहीं करेंगे, तो हैव थर्ड फॉर्म। तो अगर यहाँ परफेक्ट टेंस है तो यहाँ परफेक्ट टेंस का इंफिनिटिव आएगा, तो इसलिए ही वुड हैव गॉट सक्सेस इन हिज मिशन। So if he had worked honestly, he would have got success in his mission. अगर वो honestly काम करता तो उसे अपने मिशन में सक्सेस मिल गई होती। अब जरा देखिए हैज टू, हैव टू, हैड टू, इनका यूज। वैसे मैं एक बात बता दूं, क्योंकि पॉपुलरली तो इनको हैज टू, हैव टू, हैड टू के तरह ही लोग जानते हैं, हालांकि ये टू इनका पार्ट नहीं होता है। टू को इनके साथ जोड़ के बोलना नहीं चाहिए। हैज, हैव, हैड ही आपके थ्री वेज में काम करते हैं। कभी ये हैज, हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन कब? जब इनके बाद में थर्ड फॉर्म आया हो, जैसे ही हैज डन हिज वर्क, शी हैज टेकन हर मील, he had he had stopped working। तो आप जब कभी भी इनके बाद में थर्ड फॉर्म लाएंगे तो ये प्रेजेंट, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होंगे, और ये हैड आपका पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब माना जाएगा। हैज या हैव या हैड के बाद में कोई वर्ब ना आए तो फिर ये ऑर्डिनरी वर्ब होते हैं, जिनका मतलब होता है पजेस करना, जैसे ही हैज अ कार, आई हैव अ प्रॉब्लम, ही हैड सम सॉरो, ही हैड सम ग्रीफ। ओके, तो ये आपके ऑर्डिनरी वर्ब हो गए। और जब इसी हैज, हैव या हैड के बाद में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने लगता है तो यही हो जाते हैं मॉडल्स। तो अब ये मॉडल्स हो गए। अब जब ये मॉडल्स हो गए तो इनके बाद में जो इन्फिनिटिव आता है वो टू लगा के आता है, तो ये टू उसका पार्ट होता है। चलिए जरा यूजेस देखते हैं। हैज टू, मैंने क्योंकि लोग इनको हैज टू, हैव टू, हैड टू की तरह ही जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ रूल में लिख दिया है। अदरवाइज मेरी ये ड्यूटी है आपको बताना कि ये टू इनके साथ जोड़ के नहीं बोला जाना चाहिए। ओके, सो हैज टू और हैव टू आर यूज्ड, एंड हैव टू आर यूज्ड इन द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट टेंस। पहली बात तो ये है कि हैज टू और हैव टू का यूज प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में होता है। हैड टू इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में हम हैड टू का यूज करते हैं। और फ्यूचर में we use shall have to or will have to in the sentences of future tense। future tense के sentences में हम shall have to या will have to का यूज करते हैं, हालांकि ये टू इनका पार्ट नहीं है। they have two types of negative forms। इनके नेगेटिव फॉर्म्स भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हैज नॉट टू, जैसे आप जानते हैं कैन वाले को अगर नेगेटिव, कैन वाले सेंटेंस को नेगेटिव करना हो तो कैन नॉट और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ऐसे ही हैज, हैव, हैड आपके मोडाल होते हैं, तो इन्हीं के बाद नॉट आ जाता है। हैज नॉट और टू ये तो इंफिनिटिव का पार्ट है, तो हैज नॉट टू। एक हम करते हैं डज नॉट हैव टू, ऐसे यूज कर लेते हैं। जैसे हैज वाला जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव बनाना हो तो हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज कर लें, और इसके बाद जब डज आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो हैव आपका फर्स्ट फॉर्म है और हैज हैव का सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर फॉर्म तो आएगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो डज नॉट हैव टू। एक हम इसका नेगेटिव करते हैं हैज नॉट टू, एक डज नॉट हैव टू। इसी तरीके से हैव नॉट टू और इसी को हम लिख सकते हैं डू नॉट हैव टू। फिर पास्ट में देखिए हैड नॉट टू और डिड नॉट हैव टू। जब डिड लगा लेंगे तो फिर डिड के साथ में ही फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो आपका फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैव। हैव आपकी रूट है, इसका सिंगुलर फॉर्म है हैज, और इसका जो पास्ट टेंस है वो हैड। तो पास्ट टेंस यूज फिर नहीं करेंगे, जब डिड लगा लेंगे तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इसलिए डिड नॉट हैव टू। जरा एग्जांपल्स देखिए, शी हैज टू लर्न अ पोएम, उसे एक पोएम लर्न करनी है। he has not to learn she has not to learn a poem, ये नेगेटिव फॉर्म हो गया। she does not have to learn a poem, उसे एक पोएम लर्न नहीं करनी है, तो एक नेगेटिव फॉर्म ये हो गया और एक नेगेटिव फॉर्म आपका ये हो गया। आगे देखिए इनके यूजेस क्या है, और बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। हैज टू, हैव टू और हैड टू आर यूज्ड टू कन्वे द सेंस ऑफ कंपल्सन और ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। देखिए लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको मस्ट का यूज बताया उसमें मैंने बताया था कि मस्ट जो कंपल्सन या ऑब्लिगेशन शो करता है वो कंपल्सन या ऑब्लिगेशन स्पीकर इंपोज करता है, लेकिन ये जो कंपल्सन या ऑब्लिगेशन को बताते हैं वो कंपल्सन या ऑब्लिगेशन बाहर से इंपोज होता है, सम एक्सटर्नल फोर्स इसको जो है इंपोज करती है। जैसे देखिए आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग गेट अप करना होता है, उठना होता है, तो हियर इट इज कंपल्सरी फॉर आई के लिए कंपल्सरी है to get up early in the morning, but this compulsion or obligation has been imposed by some external force, neither by the speaker nor by the listener।
इसे ना तो स्पीकर इंपोज कर रहा है और ना ही कोई लिसनर इंपोज कर रहा है। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ कि हैज हैव के साथ में जो ये हैज हैव हैड के साथ में जो इन्फिनेटिव ये लगा रहे हैं, जिसको आप हैज टू हैव टू हैड टू करके जानते हैं, इसमें दो सेंस होते हैं। एक होता है नीड का सेंस और एक होता है कंपल्सन का सेंस। जैसे एक हम ऐसे भी बोलते हैं कि आई हैव टू सॉल्व टू क्वेश्चंस, मुझे टू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो ये मेरी नीड हो सकती है। और मैंने कहा कि आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना पड़ता है, तो ये मेरा कंपल्सन भी हो सकता है। तो ये नीड को भी दिखाता है और कंपल्सन को भी दिखाता है, हम दोनों सेंस में इसका यूज करते हैं। जरा देखिए, नीड भी मॉडल है, लेकिन नीड थ्री वेज में काम करती है। नीड का काम क्या क्या है जरा देखिए। नीड एक तो आपकी ऑर्डिनरी वर्ब है, ठीक है, एक नीड आपका नाउन है और एक नीड आपका मॉडल है। लेकिन हमेशा ये मॉडल नहीं है, हमेशा ऑर्डिनरी वर्ब नहीं है, हमेशा नाउन नहीं है। जरा देखिए हम कैसे कैसे इसको ठीक से पहचान पाएंगे। आई नीड टू स्टडी हार्ड, ऑर्डिनरी वर्ब। नीड मॉडल तभी होगा जब नीड के बाद में या तो नॉट आए, जैसे कैन के बाद में नॉट आता है, कुड के बाद में नॉट आता है, तो कैन कुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तभी तो नॉट आता है। तो अगर नीड के बाद नॉट आएगा तो हम कहेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब दो तरह की होती है, मॉडल्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरीज, तो ये मॉडल हो जाएगी, तो इसको हम मॉडल कर सकते हैं। लेकिन ये मॉडल अभी नहीं है क्योंकि इसके बाद में नॉट नहीं आया। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नीड कभी भी मॉडल नहीं हो सकता। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नीड सब्जेक्ट के पहले आता है तो नीड आपका मॉडल है, और अगर पहले नहीं आता तो फिर वो मॉडल नहीं होगा। तो या तो नीड के बाद नॉट आया हो, या नीड किसी क्वेश्चन में सब्जेक्ट के पहले आया हो, तभी ये मॉडल होगा, अदरवाइज ये मॉडल नहीं होगा। या तो फिर ये ऑर्डिनरी वर्ब होगा या फिर ये नाउन होगा। तो देखिए, जब ये मॉडल होता है तो इसके साथ में बेयर इंफिनिटिव आता है विदाउट टू, और जब ये नाउन या ऑर्डिनरी वर्ब होता है तो फुल इंफिनिटिव आता है। देखो यहाँ ये ऑर्डिनरी वर्ब है तो टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म, यानी ये फुल इंफिनिटिव है। बेयर इंफिनिटिव का मतलब होता है इंफिनिटिव विदाउट टू। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ही डज नॉट नीड टू टॉक टू मी। देखो ये नॉट जो आया डज के बाद आया है, नीड के बाद नहीं आया, तो नीड आपका मॉडल नहीं है, और इसीलिए यहाँ ये फुल इंफिनिटिव भी आया। ये भी देखो लिखा हुआ है ऑर्डिनरी वर्ब, ही डज नॉट नीड टू टॉक टू मी। देयर इज नो नीड, अब देखो यहाँ नो नीड आया, नीड के बाद तो नॉट नहीं है ना, तो ये नीड क्या है, नाउन। यहाँ ये नाउन है, नाउन है तब भी फुल इंफिनिटिव आएगा। देयर इज नो नीड टू गो टू द मार्केट, दे हैड सम नीड टू स्टे हियर। अब देखिए यहाँ पर भी सम नीड, तो सम क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी किसकी बताएगा, नाउन की, तो ये नाउन है। हैड आपका मेन वर्ब है, ये नाउन है, और इसीलिए ये फुल इंफिनिटिव आया हुआ है। तो जब भी ये नाउन होगा या ऑर्डिनरी वर्ब होगा तो इसके बाद में फुल इंफिनिटिव आएगा। अब यहाँ देखिए, यू नीड नॉट बैग पार्डन ऑफ हिम, आपको उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ नीड के बाद नॉट आया है, यानी यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा मॉडल है। और इसीलिए ये देखिए टू बैग नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर केवल बैग लिखा हुआ है। यहाँ टू स्टे है, यहाँ टू गो है, यहाँ टू टॉक है, यहाँ टू स्टडी है, लेकिन यहाँ पर टू नहीं है क्योंकि यहाँ ये मॉडल है, तो ये बेयर इंफिनिटिव आएगा। नीड आई कंसल्ट द डॉक्टर। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है क्वेश्चन में, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल। तो ये मॉडल है, इसीलिए यहाँ पर ये कंसल्ट जो आया है इसके पहले टू नहीं लगा, ये बेयर इंफिनिटिव है क्योंकि ये मॉडल है। So note, need is a model only when it is followed by not, or it appears before subject in questions. As a model, need conveys the sense of the absence of, conveys the sense of the absence of obligation or compulsion. देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि नीड क्या करती है, जो मॉडल होती है नीड, नीड किस सेंस को कन्वे करती है, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और कंपल्सन, यानी जो मजबूरी है वो नहीं है, कंपल्सन नहीं है, ये इस सेंस को कन्वे करती है, यानी कंपल्सन का एब्सेंस है। अब ये काम जरूरी है, अब ये करना है, इसकी जरूरत है, नीड है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक्शन होनी। डेयर देखिए, नीड की तरह डेयर भी टू वेज में काम करती है। नीड तो थ्री वेज में करता है, वो नाउन का काम भी करता है, लेकिन डेयर भी इसी तरीके से टू वेज में काम करती है, एज एन ऑर्डिनरी वर्ब और एज अ मॉडल। सो मॉडल की तरह भी ये काम करती है। लाइक नीड, डेयर इज ऑल्सो यूज्ड इन टू वेज, डेयर का भी टू वेज में यूज होता है। जरा देखिए कैसे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ही डेयर्स टू स्पीक, देखो वही नीड जैसा है, अब इसके बाद में अगर नॉट आएगा तो ये
डेयर आपका मॉडल होगा, या डेयर सब्जेक्ट के पहले आएगा क्वेश्चंस में तब भी ये मॉडल होगा, और जब मॉडल होगा तो बेयर इन्फिनेटिव आएगा, और ये ऑर्डिनरी वर्ब होगा तो फुल इन्फिनेटिव आएगा। तो देखो फुल इन्फिनेटिव ही आया हुआ है। ही डेयर्स नॉट, सॉरी, ही डेयर्स टू स्पीक टू द हेड ऑफ द कंपनी। शी डेयर्ड, ये पास्ट टेंस है, शी डेयर्ड टू विजिट द हाउंटेड कासल। अब देखिए यहाँ मॉडल के तरीके से आया, ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट कॉज, यहाँ कोई आपका टू नहीं है, ही डेयर नॉट कॉज एनी हार्म टू मी, मॉडल है। आई डेयर नॉट एंटर, देखो नॉट आया इसके बाद में तो फिर ये मॉडल हो गया, आई डेयर नॉट एंटर दिस टनल। डेयर ये सब्जेक्ट के पहले, देखो ही सब्जेक्ट है, ये इसके पहले आया, डेयर ही अटैक मी वंस अगेन, फिर मॉडल होगा। तो ये मॉडल के तरीके से काम भी करता है और ऑर्डिनरी वर्ब के तरीके से भी काम करता है। नोट देखिए जरा, डेयर इज अ मॉडल ओनली व्हेन इट इज फॉलोड बाय नॉट और इट अपीयर्स बिफोर सब्जेक्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए जरा इनके यूजेस होते कैसे हैं। एज अ मॉडल डेयर इज यूज्ड टू कन्वे द सेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड करेज, जिस करेज की हम एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखते। जैसे हम जानते हैं कि एक स्मॉल चाइल्ड एक एजेड मैन के सामने शाउट नहीं कर सकता, शाउट करके नहीं बोल सकता, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, और जब वो शाउट करता है तो हम उससे कहते हैं हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस। आपके अंदर ऐसा करेज कहां से आया जिसकी हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते थे। सो अनएक्सपेक्टेड करेज होता है। दे डेयर नॉट फेस मी, उनके अंदर मुझे फेस करने का करेज नहीं है, हम ऐसी एक्सपेक्टेशन करते हैं, और अगर उनके अंदर ऐसा करेज है तो वो अनएक्सपेक्टेड है। इट मीन्स दैट दे आर लैकिंग इन एनी सच अनएक्सपेक्टेड करेज। तो उनके अंदर अनएक्सपेक्टेड करेज नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि उनके अंदर ये करेज नहीं है, अनएक्सपेक्टेड करेज नहीं है, उनसे जो एक्सपेक्टेड किया जाता है कि वो हमारा मुझे फेस नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा ही है सिचुएशन, उनके अंदर वो अनएक्सपेक्टेड करेज नहीं है जिसकी उन्हें नीड है मुझे फेस करने के लिए, एज दे कैन यूज इन फेसिंग मी। वी यूज हाउ डेयर यू, जैसे हम ये हाउ डेयर यू यूज करते हैं टू शो द फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट एंड एंगर। जब हम रिजेंटेड फील करते हैं, नाराज फील करते हैं किसी से, तभी हम कहते हैं हाउ डेयर यू। तो हाउ डेयर यू का यूज इस तरीके से होता है, उसमें भी डेयर का यूज आता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डेयर यू स्टैंड बिफोर मी, मेरे सामने स्टैंड करने की आपकी हिम्मत कैसे है, क्योंकि मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता था, ये तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। द स्पीकर इज एंग्री और रिजेंटेड एट द अनएक्सपेक्टेड करेज शोन बाय यू इन स्टैंडिंग बिफोर मी। फिर देखिए आई डेयर से, इनका भी यूज होता है। आई डेयर से का यूज होता है टू कन्वे द सेंस आई सपोज। तो ये बड़ा मॉडर्न यूज है, इसको आप अपने नॉलेज में ऐड कर लें, क्योंकि ये आपकी इंग्लिश को काफी फाइन बनाता है। तो आई डेयर से, जहां आप आई सपोज कहना चाहते हैं तो आई डेयर से, लेकिन आई डेयर से ऐसा होता है जब कॉन्वर्सेशन चल रहा हो, तो दो लोग जैसे बीच में बात कर रहे हैं, उसमें आप क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, और इंटरप्ट करके आप अपना ओपिनियन बीच में देना चाहते हैं, तब इसका यूज किया जाता है आई डेयर से। आई डेयर से दैट सो मेनी शॉप्स आर ओपन इवन इन दिस लॉकडाउन पीरियड। मैं ये कहने की हिम्मत कर सकता हूं कि बहुत सारी शॉप्स अभी इस लॉकडाउन पीरियड में भी ओपन है। तो इसको अगर हम एक फाइन सेंस में लें तो इसका मतलब है आई सपोज। आई डेयर से मींस इट इज माय ओपिनियन, आई सपोज दैट so many shops are open even in this lockdown period. I dare say is also used to convey the sense I accept what you say. कभी कभी क्या होता है कि I dare say का use I accept what you say इस सेंस को देने के लिए भी होता है, but does not make any difference। लेकिन जो भी आप कह रहे हैं उसको मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं, लेकिन इससे कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा ये सेंस होता है आई एक्सेप्ट व्हाट यू से, बट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई डिफरेंस आने वाला नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दिस वॉच हैज बीन गिफ्टेड टू मी, ये वॉच मुझे गिफ्ट की गई है। आई हैव नॉट बॉट इट, मैंने इसको बॉट नहीं किया है। हिज फ्रेंड सेड आई डेयर से यू हैवंट, मैं ये मानता हूं कि आपने इसको बॉट नहीं किया है, बट यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन इट, लेकिन आपको इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये तो मानता हूं कि आपको ये गिफ्ट नहीं की गई, लेकिन इससे कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, आपको इस पर टैक्स तो देना ही पड़ेगा। आप ये कहो कि आपने इसको बाय नहीं किया है तो आपको टैक्स पे नहीं करना है, तो मैं ये तो मानता हूं कि हाँ, आई एक्सेप्ट दैट यू हैव नॉट बॉट दिस वॉच, but it does not make any difference, you will have to pay the tax on it. Thank you friends. If you
have really liked this video, push the like button and subscribe my channel. I will keep on giving you wonderful facts about the rules and regulations of grammar. Thank you for watching the video.